शहजाद चौधरी साहब, हुकूमत ने 71 अरब डॉलर की मुतवक्की आमदनी रखी है आने वाले साल में। आपके ख्याल में हकीकत पसंदी से देखा जाए वाकई वो काबिल एतमाद है, इकट्ठा कर लेंगे? लेकिन इसके बीच में ये भी चाहूँगी कि इस पर भी साथ डालिएगा नज़र। 5 अरब डॉलर की आमदनी वो रिकॉर्ड से रख रहे हैं, कौमी इदारों में जिनकी प्राइवेटाइजेशन है वहाँ से भी पैसा इकट्ठा किया जाना है। ये तो हमारा ऑलरेडी एक नाकाम सूरत हाल इसमें रही है। आपको लगता है कि जो रख रहे हैं टारगेट्स वो जेन्युइन हैं, अचीवेबल हैं? देखिए, अगर नहीं कर पाएंगे तो जो उन्होंने 70 अरब एमएनएस के लिए रखा है वो फिर उनको नहीं मिल पाएगा। होना तो ऐसे ही चाहिए ना। अगर पैसे नहीं बनते, कहीं से अर्निंग नहीं है, इनकम नहीं आ रही वफाकी हुकूमत की, तो फिर उसको जो उन्होंने आउटले किया हुआ है इसके लिए, एमएनएस के लिए, उसको काट लेना चाहिए। वो भी 70 अरब है। तो मेरा हाल है उसको देख के 71 अरब की आमदन शो किया कि वो 71 अरब हमारे एमएनएस के पास चला जाएगा। बाकी जहां तक आपका सवाल, बुनियादी सवाल है मेरी नजर के अंदर, तो ये है कि ये एक कंसोलिडेशन बजट हमारा, मुझे लग रहा था कि 3-4 दिन लगेंगे हमें समझने में, लेकिन आज जल्दी ही समझ आ गई। एक तो ये कि हमने बहुत जबरदस्त चीज गेन की है आज पाकिस्तान ने। वो मुझे यूं नजर आया, बल्कि बड़ा वाजे होके सामने आया कि औरंगजेब साहब एक बेहतरीन तज्जियाकार हैं, और इसके लिए जैगम साहब को अपनी कुर्सी की फिक्र करनी चाहिए। मुझे लगता है कि जल्द ही औरंगजेब साहब जैगम साहब की जगह बैठे होंगे, जिसका मतलब अच्छा भी हो सकता है कि जैगम साहब मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस भी बन सकते हैं अगली टर्न के अंदर। तो इसलिए अपॉर्चुनिटीज ऐसे ही बनती हैं। कोशिश जारी रखें, क्योंकि उनकी तजियाकारी पे मैं आज बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ हूँ। कंसोलिडेशन बजट, जी। कंसोलिडेशन बजट का मतलब यह है कि जैसा पिछले साल था उसी तरीके से इस साल रहेगा, क्योंकि आईएमएफ रिस्क फ्री होता है। आईएमएफ कहता है कोई रिस्क नहीं लेना, कोई बड़ा कदम नहीं उठाना, जैसे चल रहे हो ऐसे ही चलते रहो। फॉरेन एक्सचेंज इतना कम से कम होना चाहिए तुम्हारे पास 30 जून तक, माशाल्लाह उतना रहेगा। आपने एक और भी नई चीज देखी, हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो माशाल्लाह एकदम से खुशी का इजहार करती है, क्योंकि कोई उसके अंदर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता, कोई कुछ नहीं होता। वो कहते हैं जैसे कल हम अच्छा कर रहे थे, आज भी हम ऐसे ही अच्छा करते रहेंगे, कल भी ऐसे ही करता रहेंगे। तो इसलिए बिजनेस एज यूजुअल, नो चेंज इन व्हाट्सोएवर। कोई, मैंने कल कहा था कि पॉल से, पीटर से लेके पॉल को देना है या पॉल से लेके पीटर को देना है, बात एक ही है। उतना ही फर्क है जितना उससे थोड़ा बहुत लिया आगे। दूसरी बात जो मेरी समझ में आई वो ये कि ये एक फील गुड इकोनॉमी होगी, इट्स नॉट अ प्रोडक्टिव इकोनॉमी, फील गुड इकोनॉमी। अब मुझे सरप्राइजिंग चीज ये लग रही है कि फील गुड इकोनॉमी इतनी जल्दी एक पॉलिटिकल साइकिल में क्या जरूरत पेश आ गई कि हुकूमत को एक फील गुड इकोनॉमी क्रिएट करने की। फील गुड इकोनॉमी क्या होती है? इंपोर्ट्स खोल दो, टैक्सेस आन पर, ड्यूटीज बढ़ेंगी, ड्यूटी से पैसा ज्यादा आएगा, ठीक है, थोड़ा बहुत बैलेंस ऑफ पेमेंट आएगा। उसको उन्होंने ऑलरेडी 30 अरब डॉलर पे रखा हुआ है बैलेंस ऑफ पेमेंट को इस साल के लिए। थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है, 40 पे चला जाएगा, क्या होगा, थोड़ा और कर्ज ले लेंगे उसको उसको करने के लिए, कवर करने के लिए। लेकिन और फिर टैक्सेस थोड़े से कम किए, इनकम टैक्स 2% तुम्हारा कम, 1% तुम्हारा कम, 10% तुम्हारी बढ़ गई, 188% उनकी बढ़ गई। कहने का मतलब है कि पैसा जनरेट होगा, कैश को बंद नहीं किया, डिजिटाइजेशन स्लो कर दी थोड़ी सी, खुद ही रास्ते बना दिए कैश इकोनॉमी। वो चाहते हैं कि कैश निकले। जैसे हमारा जो रियल एस्टेट सेक्टर है, उन्होंने रियलाइज किया कि पैसा तो सारा यहाँ फंसा हुआ है, क्या तरीका हो सकता है इस पैसे को निकालने का। उन्होंने उसकी ड्यूटीज कम कर दी, टैरिफ कम कर दिया, फलाना कम कर दिया, ये भी नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगी, फिक्र ना करो। यानी वो पैसा खोलो। जब पैसे की रेल पेल होगी तो जो लोग हैं वो जब पैसा देखेंगे, ज्यादा खर्च होगा, ज्यादा दुकानदारी चलेगी, ज्यादा दुकानदारी से लोग खुश होंगे, कहेंगे वाह वाह वाह, कारोबार कहां से कहां चला गया। मसला क्या है? मसला ये है कि नौकरियां बिल्कुल डेवलप नहीं होंगी। जो कर रहे हैं वही उसी तरीके से जारी रहेगा। नौकरियां कहाँ मिलती हैं? ज़राअत के अंदर 37% लेबर आपकी वहां लगी हुई है। इंडस्ट्री जहां पर बंद हो रही है वहां पे इंडस्ट्री वाला, कोई मजदूर बेचारों को काम ही नहीं मिल रहा। खिदमात के अंदर, खिदमात, हाँ, एक एक कह सकते हैं आपको कि खिदमात थोड़ी सी बढ़ेंगी, क्योंकि जब ये मामला चलेगा रिटेल का और आगे पीछे, तो फिर उससे थोड़ा सा पैसे की रेल पेल आगे मूवमेंट स्टार्ट होगी। तो पैसा जो रुका हुआ था उसको चलाने की कोशिश है, ताकि फील गुड फैक्टर हो। प्रोडक्टिव इकोनॉमी नहीं होगी, एक्सपोर्ट नहीं होगी, कर्ज पे चलना पड़ेगा। ये देखिएगा कर्ज हमारा कहां पे कहां चला जाता है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर। तो ये वजूहात हैं। मिडिल क्लास दबा दिया बिल्कुल से। सुजुकी वाले जो बेचारे खरीद लेते थे अब नहीं खरीद पाएंगे। स्ट्रेटेजिक चेंजेस किसी किस्म की भी नहीं है, क्योंकि वो आईएमएफ ने कह दिया है कोई बड़ी गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आराम आराम से चलते रहो। मैं क्यों कहता हूं कि तज्जियाकार कमाल के हैं? उन्होंने दो चीजें कही जो कि हम सबको याद रखनी चाहिए। उन्होंने कहा इकोनॉमी तब सही होगी अगर क्लाइमेट चेंज को सबसे पहले तुम लोग डील करोगे, और दूसरा पॉपुलेशन को कंट्रोल करोगे। अब इस मुल्क में पॉपुलेशन और क्लाइमेट कंट्रोल को कौन चेंज करेगा? तो ये ट्रक की ऐसी बत्ती है जिसके पीछे इंशाल्लाह हम अगले 20-25 साल चलते रहेंगे। ना पॉपुलेशन कंट्रोल होगी, ना इकोनॉमी
ना नॉर्मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। शहजाद साहब, वैसे ना हमारे इससे तो अच्छा एनालिसिस ना हमारे स्ट्रेट टॉक से जाता है। अगर उन्होंने हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, बट हम तो टू द पॉइंट बात करके तज्जिया कहीं पहुंचाते हैं, फिर वो अच्छे तज्जियाकार नहीं है अगर हम सारी कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के जा रहे हैं, और आपने तो पकड़ ही लिया सब कुछ। बहरहाल ये मैंने आपको बता दिया कि ये मेरी रीडिंग है, आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन मुझे ये लगता है कि दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट इज। शहजाद साहब कह रहे हैं फील गुड इकोनॉमी है, तो इफ्तिखार साहब इसका मतलब एक कॉस्मेटिक सर्जरी कर दी गई है। वो जो डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल की बात कर रहे हैं वो भी एक कंफ्यूजन देकर चले गए हैं। आपको लगता है कि अवाम इस पूरे बजट में या उनका एहसास कहीं था यहाँ पर, बस ये गुजारा करो यही बता के गए, यही कुछ है? उन्होंने कहा जो कर सकते थे हमने कर दिया, भाई यही कुछ है? नहीं, उन्होंने साफ तो कहा आपको कि जिम्मेदारी तो क्लाइमेट पे आती है और बच्चे पैदा करने पे आती है, और जानते हैं कि ना बच्चे कम पैदा होंगे ना क्लाइमेट का कोई रोल है। क्लाइमेट का नारा तो एक है, और ये नारा इनको IMF से मिला है, बैरून मुल्क से मिला है, और क्लाइमेट के हामी बहुत सारी तंजीमें, NGOs अरबों खरबों रुपए की खेल लेके बैठी हैं। क्या फ़र्क पड़ा? कल मैंने कहा था कि जो मेरी 5 फसलें तबाह हुई उसमें बताया जाए मुझे कि क्लाइमेट का क्या हाथ था। मुझे कोई जवाब नहीं दे रहा। क्या वो मेरी 5 की 5 फसलें तबाह होने में वजह ज़्यादा बारिशें थी, ज़्यादा टेम्परेचर था, ज़्यादा दबाव था हवा में, नमी बढ़ गई थी? ये 3-4 फैक्टर्स होते हैं किसी भी क्रॉप को तबाह करने के। इनमें से क्या था? इनमें से सबसे बड़ी तबाही की वजह थी आपकी खाद, उसकी कीमत, और जो हमने काश्तकारों ने खुदा का शुक्र अदा किया था कि चलो बिजली का जो ट्यूबवेल है इसे जान बचाने के लिए हम वो लगा लेंगे, प्लेटें लगा लेंगे, उस पर भी बढ़ गया। वो हमने प्लेटें लगा ली। आप अगर जहाज़ों पे ऊपर देखें तो देहातों में प्लेटें लगानी हम लोगों ने, बड़े खुश थे हम, ट्यूबवेलों के साथ। उन्होंने कहा अच्छा लगा लो प्लेटें, तुम्हें प्लेटें लगाने का भी सबक आएगा, इतना पैसा तुम्हें GST का देना पड़ेगा। प्लेट की कीमत भी बढ़ा दी। खाद हमें नहीं मिलती सही, बीज भी सर, और बीज के लिए रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है उन्होंने साल हर साल से कोई अच्छे बीज नहीं पैदा किए, और ये सारे अब जो जैकब साहब ने बताया उन्होंने पैसे और कम कर दिए। ये सारे प्रोसेस में मुझे बताए हैं कि जो R&D है एग्रीकल्चर की, उस पर कितना पैसा इन्होंने बढ़ाया है। वो कह देंगे ये सूबों का काम है, चलें सूबों का बजट भी आ जाएगा, मैं देख लूँगा कौन सा R&D उस सूबे वाले बढ़ा देते हैं हमारे काश्तकारों के लिए। अब काश्तकार के लिए एक ही रास्ता रह गया है कि वो अपनी ज़मीन बेचे, वहाँ पे कॉलोनियाँ खड़ी करे और आराम से घर चला जाए। और ये जो रुझान पैदा किया जा रहा है, ये एक साजिश के तहत पैदा किया जा रहा है। ये एक साजिश है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। साजिश ये है कि ना ये गन्नम में खुद कफील हो, ना कपास में, न चावल में, न चारे में। जब ये खुद कफील नहीं होंगे तो फिर बाहर से पैसा इनको आएगा और बाहर से चीज़ें मंगवानी पड़ेंगी। तो ये क्या खेल है? जो ये आप कह रहे हो 500 अरब की रियायतें दी गई हैं, ये किसको दी गई है? मुझे दी गई है। इसमें से मुझे बताओ एग्रीकल्चर सेक्टर को इस 5000 अरब रुपए की रियायतें जो दी गई है, नाम लेके बताओ कि कौन सा सेक्टर है जिसमें ये रियायत तुमने दी है। हमें कहते हो कि ट्रैक्टर खरीद लो, ट्रैक्टर खरीदना रियायत नहीं है। हमें कहा जाता है कि तुम अपना कार्ड ले लो, उसका अपना जाके किसान कार्ड ले लो, तो मुफ्त में नहीं है वो, उसके भी हमें पैसे देने पड़ते हैं। तुमने तबाह कर दिया पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी को जो एग्रीकल्चर थी। अब भुगतोगे अगले सालों में, जब तुम्हें हर चीज़ बाहर से मंगवानी पड़ेगी, फिर पैसा कहाँ से आएगा? ये रिकोडिक, रोजवेल्ट और PIA का जो तुमने बहाना बनाया हुआ है, ये कब तक बेच लोगे? कई सालों से बेच रहे हो, बिकती तुम्हारे से। और आज भी उसने कोई हमें हौसला तो नहीं दिया। मैं यही पूछने वाली थी कि बजट में कुछ है जो कॉस्ट को रिड्यूस करता हो, या अगर है तो मुझे नहीं मिला। मैं अपने डाटा मास्टर से पूछता हूँ जागम से कि वो मुझे आइडेंटिफाई करे कि वो कहाँ है, कहाँ छुपा हुआ है वो। और मुझे तो खदशा यही है कि अगर रिकोडिक, रोजवेल्ट के ऐसे पैसे ना आए तो ये 70 अरब रुपए का क्या बनेगा जो इन्होंने देना है MNA। वो शहजाद ने बता दिया कि वो वहाँ नहीं जाना, वो यहाँ दे देंगे। वो क्या हो रहा है? वो खुदा के लिए हमें कुछ समझाओ तो सही। अशराफिया को नवाजने की जो कहानी है ये चल रही है, जारी है, और इसको रोका नहीं जा सकता जब तक के
बुनियादी तौर पे इनकलाबी तब्दीलियां न की जाएं, इस्लाहात न की जाए। और इनकलाबी तब्दीलियां और इस्लाहात करने के लिए तमाम को अपने हिस्से का रोल प्ले करने की जरूरत है कि सिर्फ अंगूठा ना लगाएं, बजट को समझें कि वो पैसे कहाँ से आने और कैसे डिलीवर होने हैं।